छोटू सा है, बहुत प्यारा है आपकी तरह, ठीक है। ओके, नाम क्या है सर? नाम है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ओके, अच्छा आपको लग रहा है कि सर चिल्ला रहे बिकॉज आप सो ना जाओ, बिकॉज आपको जाग के रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। तो आपको सोना नहीं है, सोगे तो पाप लगेगा। ओके ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अच्छा सर, नाम ही मतलब है, मतलब कि यहाँ पे सर आप दो चीज के बारे में बात करोगे। एक तो बात करेंगे हम रेसिडेंशियल स्टेटस की, एंड एक बात करेंगे हम टोटल इनकम के स्कोप की, बराबर? यस सर, मतलब यहाँ पे सर आप दो चीज की बात करोगे। एक बात करेंगे सर आप रेसिडेंशियल स्टेटस की, एंड दूसरी बात करेंगे आप टोटल इनकम के स्कोप की। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, कब कोई पर्सन को आप बोलोगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है? कब कोई पर्सन को आप बोलोगे कि ये इंडिया का रेसिडेंट है? रेसिडेंट और इंडिया का सिटीजन दोनों अलग है। हाँ फ्रेंड्स, भारत का नागरिक अलग है और इनकम टैक्स में रेसिडेंट भी अलग है, पता ही होगा आपको। एक बार लिखेंगे चैट बॉक्स में, कब आप बोलोगे कि भाई कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया का, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इंडिया का रेसिडेंट है। लिखो चैट बॉक्स में, लिखो बेटा, लिखो लिखो, सब साथ में है बेटा। ओके चलो मैं ही बोलता हूं। पहले हम बात करेंगे इफ ही और शी सेटिस्फाई सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। ओके ओके ओके, लवली 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 लवली, परफेक्ट, यस। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। कब एक पर्सन को आप, कब एक इंडिविजुअल का बोले कि भाई वो इंडिया का रेसिडेंट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो मित्रों, नजरिए सबकी स्क्रीन के ऊपर और मेरे ऊपर, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है, इन दैट केस वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। यस और नो? यस सर, मतलब कि अगर किसी भी इंडिविजुअल ने कोई भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, इन दैट केस वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। ओके सर, कौन सी बेसिक कंडीशन? देखो, सबसे पहला, नजरे सबकी स्क्रीन को ऊपर बेटा इस बार भी, क्या है बेसिक कंडीशन? मतलब कि अगर उसने एनी वन इज सेटिस्फाइड देन रेसिडेंट। ओके, पहले ये, अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में 182 डेज, 182 डेज या उसके ऊपर भारत में रहा है, इन दैट केस हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। क्या है? अगर कोई इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उसके ऊपर रहा है भारत में, इन दैट केस हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। या फिर अगर कोई इंडिविजुअल पिछले साल प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उसके ऊपर रहा है, 60 डेज या उसके ऊपर रहा है, एंड वो पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज या उसके ऊपर रहा है, इन दैट केस तब भी हम मान लेंगे कि वो रेसिडेंट है। मतलब कि पहली कंडीशन क्या है? अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में भारत में, वो बन जाएगा आपका रेसिडेंट। या फिर अगर वो पिछले साल 60 दिन या उसके ऊपर रहा है एंड पिछले 4 प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज या उससे ज्यादा रहे भारत में, तब भी हम मान लेंगे कि वो रेसिडेंट है। यस और नो? यस। ओके, आपको दिख रहा होगा, एक चीज दिख रहा होगा, नोट 1 दिख रहा है, नोट 1 दिख रहा है, नोट 1। यस सर, ये नोट 1 डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, अब देखो, अब ये हमने बात की आपके रेसिडेंट के बारे में, मतलब कब वो होगा रेसिडेंट। अच्छा, अब एक चीज होती है, जब वो बंदा बन गया रेसिडेंट, क्या वो रेसिडेंट एंड शैली गुप्ता, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स में ये टॉपिक खत्म करता मैं बोलूंगा, ठीक है? जस्ट गिव मी टाइम टू कंप्लीट दिस टॉपिक, उसको मैं बोलता हूँ, ठीक है? ओके, ये हमने बात की आपकी किसकी? रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में, इंडिविजुअल की, बराबर। अब एक बार बंदा बन गया रेसिडेंट, इन दैट केस आपको देखना कि क्या वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। यस और नो? यस सर। उसके लिए आपको चेक करनी पड़ेगी एडिशनल कंडीशन। क्या
एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर कोई इंडिविजुअल दोनों, बेटा यहाँ पे और नहीं है, अगर कोई इंडिविजुअल दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है, इन दैट केस हम उसको रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे। अगर उसने एक सेटिस्फाई की एडिशनल कंडीशन बट दूसरी नहीं की, इन दैट केस वो रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। या तो दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे एक से काम नहीं चलेगा। बेसिक में एक चलेगा, एडिशनल में तो दोनों चाहिए। यस और नो? यस सर। सर पहली कंडीशन क्या है? अगर वो पिछले 7 साल में भारत में वो 730 डेज या उससे ऊपर रहा है क्या? अगर वो पिछले 7 साल में भारत में 730 डेज से उससे ऊपर रहा है एंड वो पिछले 10 प्रीवियस ईयर में से कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है, इन दैट केस हम ये मान लेंगे कि आप रेसिडेंट भी हो, साथ में ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो। देखो बेटा 2 PY आउट ऑफ 10 PY। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। मतलब कि अगर प्रॉपर है, यस, मतलब कि अगर आपने बेसिक सेटिस्फाई किया कोई भी एक, आप रेसिडेंट। अगर आपने दोनों एडिशन सेटिस्फाई किया, इन दैट केस आप रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे। मैंने यहाँ पे दिया हुआ क्रक्स, तो आप वो क्रक्स को ध्यान में रख सकते हो, आपको इससे हेल्प मिलेगी। ओके, जिस दिन वो भारत में आया, जिस दिन वो भारत से निकला, वो डेज भी हम आपके नंबर ऑफ डेज में काउंट करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको नोट दे दिया है, जिस दिन भारत में आया डेट ऑफ अराइवल एंड जिस दिन भारत से निकला डेट ऑफ डिपार्चर, वो दिन भी हम आपके ये काउंट करेंगे कि आप भारत में ही थे। ओके, अब सर आपने एक नोट लिखा है, नोट 1। ओके, क्या लिखा है? नोट 1। सर ये नोट 1 क्या है? सर ये नोट 1 क्या है? ओके, अब हमने ये डिस्कस किया कि अगर किसी भी पर्सन को बनना है रेसिडेंट, इन दैट केस उसको कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यस सर, बट मतलब या तो 182 डेज बराबर, या फिर दूसरी वाली। बट कुछ लोगों के केस में उनको सेकेंड बेसिक कंडीशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर उनको रेसिडेंट बनना है, इन दैट केस उनको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो रेसिडेंट कहलाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, मतलब कि अब नोट 1 में 3 लोग ऐसे हैं, जिनको रेसिडेंट बनने के लिए सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, उनके लिए ऑप्शन नहीं है। सर कौन 3 लोग? ऐसा पर्सन जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। क्या? ऐसा पर्सन जो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, उसको भी, उसके लिए सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन है बराबर। ऐसा पर्सन जो भारत छोड़ के गया है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको भी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। एंड तीसरा, ऐसा पर्सन जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है बराबर। सर व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? मतलब उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अविभाजित अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं बराबर। मतलब कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो पिछले साल इंडिया में आया है बराबर, आया चलेगा, बट वो बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिया के बाहर कर रहा है बराबर। मतलब कि पहला इंडियन शिप का क्रू मेंबर, यस और नो? यस सर। दूसरा, पर्सन गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, यस। तीसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो पिछले साल इंडिया में आया है बट वो बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है इंडिया के बाहर बराबर। यस, इन 3 लोगों के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखनी है फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंट है कि नहीं है। बट बेटा यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर क्या? हमने बात की अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया का ओरिजिन है, क्या ओरिजिन, अगर वो पिछले साल भारत में आया है बराबर, हम उसको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देंगे, फर्स्ट सेटिस्फाइंग रेसिडेंट बराबर। हाँ, अगर वो बिजनेस कर रहा है इंडिया के बाहर एंड दिस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम इज अप टू 15 लाख। मतलब कि अगर कोई पर्सन है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इन दैट केस बेटा उसको नॉर्मली तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी है फॉर बिकमिंग रेसिडेंट। अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख के अंदर है, क्या 15 लाख के अंदर है,
जिसमें उसकी फॉरेन इनकम को आपको लेना नहीं है। मतलब अगर उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम अगर उसकी 15 लाख तक है, इन दैट केस उसको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है रेजिडेंट बनने के लिए, बराबर। उसको दूसरे बेसिक कंडीशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट बेटा, अगर उसकी इनकम, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर चली गई, 15 लाख के ऊपर चली गई, जिसमें उसकी फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं है, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर चली गई जिसमें उसकी फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं है, इन दैट केस बेटा उसके पास ऑप्शन है, या तो वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे या फिर वो दूसरी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे। बट यहाँ पे एक चेंज है, इन दैट केस आपको वहां पे 60 डेज के बदले आपको 120 डेज लेने हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बात क्लियर है? सब लिखेंगे बेटा, थोड़ा पॉइंट डिफिकल्ट आइए। इज दैट क्लियर बेटा? क्लियर सर, ओके ओके बराबर। हमने बात के लिए व्हाट इज अनडिवाइडेड इंडिया, या तो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है सब कुछ समझ रहा है, समझेगा समझेगा भी, याद भी होगा बेटा, टेंशन मत लो। हमने बात करी व्हाट इज अनडिवाइडेड इंडिया, या तो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अविभाजित भारत में बॉर्न हुए थे, बराबर। मतलब व्हाट इज पर्सन ऑफ इंडियन, मतलब उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, अविभाजित भारत में, बराबर। अच्छा, एक पॉइंट देखेंगे क्या, फ्रॉम द फॉर कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज इन इंडिया फॉलोइंग टाइम लिमिट शाल बी एक्सक्लूडेड। मतलब आपको ये टाइम लिमिट लेनी नहीं है। फ्रॉम द डेट एंटर्ड इन कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप एंड एंटर्ड ऑन द डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप। मतलब जब जो वो नाव पे गया, शिप पे गया, एंड जो वो डेट उसके कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो डेट लिखी है, आपको वो डेट लेनी नहीं है फॉर कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज। यस और नो? यस सर। अब फ्रेंड्स एक कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, क्या? एक सेक्शन है, सेक्शन 6(1)(a), क्या सेक्शन 6 सब सेक्शन 1(a), जिसमें बोला है डीम रेसिडेंट के बारे में। क्या बोला है? डीम रेसिडेंट के बारे में। सर बहुत सर समझा नहीं, समझाता हूं, देखो बेटा कि क्या बोला पॉइंट ये कि अगर किसी भी इंडियन सिटीजन की इनकम 15 लाख के ऊपर है प्रीवियस ईयर में, अगर किसी भी इंडियन सिटीजन की इनकम 15 लाख के ऊपर है प्रीवियस ईयर में, इन दैट केस हम उसको भारत का रेसिडेंट मान लेंगे। अगर उसको इंडिया के बाहर, अगर उसको इंडिया के बाहर और कोई भी कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा है, अगर किसी भी इंडियन सिटीजन की, भारत के नागरिक की इनकम अगर 15 लाख के ऊपर है एंड वो कोई और देश में, कोई और कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, इन दैट केस हम उसको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे एंड हम उसको इस पर टैक्स लगा देंगे। हम उसको मानेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बात क्लियर है बेटा? यस सर। देखो आया पॉइंट, सिटीजन 15 से ऊपर, उसने कोई भी नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। ओके डन बेटा? यस सर। अब आती है बात, इज दैट क्लियर बेटा? बढ़ू मैं आगे? ओके अब सर आपने ये तो बात कर ली हमने इंडिविजुअल के बारे में, मतलब इंडिविजुअल के रेसिडेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे एचयूएफ के बारे में। बहुत सिंपल है, हलवा है, हलवा क्या है? हलवा है, बस सिर्फ आप उसको खा नहीं सकते। अगर कोई एचयूएफ का आपको देखना कि वो रेसिडेंस है कि नहीं, तो उसको देखना कि आपको उसका बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। अगर उसका बिजनेस हो रहा है मैनेज पूरे इंडिया से, या तो फुल्ली या फिर पार्टली इन इंडिया से हो रहा है, इन दैट केस विल बी रेसिडेंट। बट अगर इंडिया के बाहर है, होल्ली आउटसाइड इंडिया, अगर होल्ली या पार्टली इंडिया में है उसका मैनेजमेंट, इन दैट केस ही विल बी रेसिडेंट। बट अगर होल्ली आउटसाइड इंडिया है, इन दैट केस ही विल बी नॉन रेसिडेंट। ये रहे बेटा, देखो मैनेजमेंट होल्ली और पार्टली इन इंडिया रेसिडेंट, होल्ली आउटसाइड इंडिया इन दैट केस नॉन रेसिडेंट। ओके यहाँ पे भी आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, आप साथ में फिल करते रहेंगे पेन से। ओके अब सर क्या इसमें भी आरओआर या आरएनओआर आता है? यस बेटा, इसमें अगर आपको चेक करना है एचयूएफ का आरओआर आरएनओआर, आपको देखना पड़ेगा उसका कर्ता का क्या है। अगर उसका कर्ता आरओआर
और या फिर RNOR है, इन दैट केस HUF भी ROR या RNOR बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर, पक्का सब समझ रहा है? ओके, नजरिए सबकी स्क्रीन के ऊपर कुछ होएगा नहीं, सोएगा पाप लगेगा। सपने में आऊंगा मैं तुम्हारे, देखना सपने में। ओके, अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, AGP और लोकल अथॉरिटी के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। यहाँ पे भी सेम है, अगर उनका कंट्रोल या मैनेजमेंट या तो पूरा भारत में है या फिर पार्टली भारत में है, इन दैट केस ही विल बी रेसिडेंट। या फिर पूरा भारत के बाहर है, पूरा का पूरा भारत के बाहर है, होनली आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस ही विल बी नॉन रेसिडेंट। सर क्या इसमें भी ROR और RNOR होता है? नहीं बेटा, ROR और RNOR सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में होता है, बाकी किसमें भी ROR और RNOR नहीं होता है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर, देखो होल और पार्टली इंडिया रेसिडेंट, होल आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। ओके, अब नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई ये जो ROR है और जो RNOR है वो सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और यस और नो? यस सर। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ओके, अब नजरे सबकी स्क्रीन पे, हेलो 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 हेलो, नजरे सबकी स्क्रीन के ऊपर। अब कंपनी में आपको देखना कि वो कंपनी कौन सी कंपनी है। अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी है, बेटा मैं यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी की बात नहीं हो रही है, हमने टैक्स रेट में डोमेस्टिक कंपनी की बात की, यहाँ पे बात हो रही है इंडियन कंपनी की। नजरे सबकी स्क्रीन पे कान खोल के सुनो, अगर कंपनी इंडियन कंपनी है, इन दैट केस वो हमेशा के लिए रेसिडेंट है। बट अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है, अगर कंपनी फॉरेन कंपनी विदेशी कंपनी है, इन दैट केस वो इंडिया में रेसिडेंट तभी होगी जब उसका पोयम, कविता नहीं पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर वो भारत में है तो। अरे यस सर, नो? यस सर, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी तभी रेसिडेंट होगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत में है तो। सर ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है? जहां से आपके बिजनेस के मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, तो जहां से आपके बिजनेस से सब्सटेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। यस, की डिसीजन, राइट, यूर बिल्कुल राइट। ये पोएम जो ना प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये आपको फाइनल से में आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर, इंटर में नहीं है, सभी हैप्पी। यस सर, यस सर, नो? यस सर। हमने बात कर ली इंडिविजुअल की, बात कर ली हमने HUF की, हमने पार्टनरशिप फर्म AOP BOI की बात कर ली, हमने कंपनी की भी बात कर ली, मतलब हमने रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर ली पूरी की पूरी। लिखेंगे क्या हमने सारे पर्सन का देख लिया रेसिडेंशियल स्टेटस? यस और नो? यस सर। अब जैसा कि मैंने बोला ये चैप्टर के दो पार्ट है, एक तो रेसिडेंस, दूसरा पार्ट है आपका टोटल इनकम का स्कोप। अब हम बात करेंगे टोटल इनकम के स्कोप के बारे में, मतलब टोटल इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है, उसका स्कोप क्या है। यस सर, नो? यस सर, आगे बढ़िए, बढ़ रहे हैं, नजरिए सब की स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब बेटा इनकम दो तरह की होती है, इनकम टैक्स एक्ट में इनकम दो तरह की होती है, एक तो इंडियन इनकम, दूसरी फॉरेन की इनकम। अच्छा सर, व्हाट इज इंडियन इनकम एंड व्हाट इज फॉरेन इनकम? फॉरेन इनकम मतलब वो इनकम जो इंडियन इनकम नहीं है। कितना इजी है, फॉरेन इनकम मतलब वो इनकम जो इंडियन इनकम नहीं है। कितना आसान है। यस सर, व्हाट इज इंडियन इनकम मतलब कि हमको फॉरेन इनकम समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि सर इंडियन इनकम किसको बोलते हैं, जो इंडियन इनकम नहीं है वो फॉरेन इनकम है। यस सर। अब इंडियन इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपको इंडिया में कमाई है आपने, या फिर क्या क्या, वो इनकम जो आपको इंडिया में मिली है, या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर इंडिया में अक्रू हुई है या अरेज हुई है, या डीम टू बी अक्रू और अरेज इन इंडिया। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। यस सर, डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ओके, मतलब सर वो इनकम जो इंडिया में मिली है या डीम टू बी रेसिडेंट इंडिया, या फिर वो इनकम जो इंडिया में अक्रू हुई है या अरेज हुई है, या डीम टू बी अक्रू और अरेज इन इंडिया। यस सर, देखो बेटा, रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू और अरेज। सर सर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम अक्रू और अरेज और डीम टू बी अक्रू और अरेज, इनका मतलब क्या है? देखो बेटा,
इनकम अक्रू इन इंडिया का मतलब होता है, इनकम अक्रू इन इंडिया का मतलब होता है कि इनकम का जो था ना सोर्स, जो इनकम जनरेट हुई जैसे आपको, वो इंडिया में था, बराबर। यस सर, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है कि आपको इनकम फर्स्ट टाइम इंडिया में मिली है। सर हमको अक्रू इन इंडिया का मतलब समझा कि वो इनकम जिसका सोर्स इंडिया में था, बराबर। सर रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब समझ रहे हैं हमको कि जो इनकम फर्स्ट टाइम इंडिया में मिली है। सर एग्जांपल, लेट्स से मैंने इनकम कमाई दुबई में, किधर? दुबई में। अब मैंने वो इनकम को ट्रांसफर किया इंडिया में, क्या ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई है? सब लिखेंगे चैट बॉक्स में, मैंने इनकम कमाई है दुबई में एंड दुबई से मैंने वो इनकम ट्रांसफर किया इंडिया में, क्या ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी? नो तो क्या? बिकॉज सर आपने इनकम कमाई वहां पे है, आपने सिर्फ उसको ट्रांसफर किया। अगर आप इंडिया इनकम में कमा के ट्रांसफर करते दुबई में, इन दैट केस हम उसको इनकम मांगते। क्लियर है बात? हेलो हेलो, क्लियर है बात? इज दैट क्लियर बेटा? यस यस ओके। अब इनकम कैन बी आइदर कैश और इन काइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है। यस अब आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है बेटा आपको? चीजें याद हो रही है साथ में? ओके अब हम बात करेंगे कि कौन सी, यस बेटा मुकुल शर्मा, इनकम काइंड भी होती है। आपने पढ़ा होगा ना अदर सोर्स में, गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट मिलता ना, गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट की वैल्यू होती है 50,000 के ऊपर, वो क्या है? वो इनकम ही तो है, वो काइंड में है ना। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे कौन सी इनकम किसको टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम किसको टैक्सेबल होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में, मतलब एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ को कौन सी इनकम कब टैक्सेबल होगी। यहाँ पे तीन पार्ट है, या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ, या तो आर ओ आर होगा, या आर एन ओ आर होगा, या फिर एनआर होगा। यस और नो? सिर्फ आई और एचयूएफ के लिए ही है ना, या आर ओ आर, बाकी किसके लिए भी नहीं है। तो इसके लिए इंडिविजुअल और एचयूएफ की इनकम निकालते समय आपको देखना क्या वो आर ओ आर है, क्या वो आर एन ओ आर है, या क्या वो एनआर है। बाकी किसी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी में सिर्फ आर एनआर होगा। ओके अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ आर ओ आर है, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इन दैट केस उसको वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, मतलब ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। यस और नो? यस मतलब देखो, इफ आर ओ आर है इंडियन टैक्सेबल, यस वो इंडियन, वो फॉरेन इनकम, वो इनकम जो आपको आ रही है बिजनेस करके, एंड वो बिजनेस का कंट्रोल आपने किया है इंडिया से, वो भी टैक्सेबल, और जो अदर फॉरेन इनकम में टैक्सेबल हो जाएगी। यस और नो? यस। अब अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ आर एन ओ आर है, आर एन ओ आर है, इन दैट केस सर इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है ही। यस और नो? यस सर। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम वो ही टैक्सेबल होगी जो उसको बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही है एंड वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, वही टैक्सेबल होगी। बाकी कोई भी फॉरेन की इनकम उसको टैक्सेबल नहीं होगी। ओके अब बात करते हैं नॉन रेसिडेंट के बारे में। सर ये बहुत सिंपल है, एक एनआर को सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी है, बाकी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। बल यस और नो? यस सर। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़े, सब लिखेंगे चैट बॉक्स में, आगे बढ़े बेटा। ये तुमको समझा कि नहीं समझा? ओके यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात कर ली इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में। ओके यस सर परफेक्ट, सर परफेक्ट, सर पढ़ा रहे परफेक्ट, ऐसा बोलो सर। ठीक है अब हम बात करेंगे अदर असेसी के बारे में। सर अदर असेसी की इनकम मतलब फर्म एओपी बीओआई उनकी या कंपनी की, उनकी इनकम निकालते समय आपको आरओआर और आरएनओआर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आरओआर और आरएनओआर तो सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ के लिए होता है। परफेक्ट यस। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे या तो आर होगा या फिर एन आर होगा। ओके अब देखो बेटा, अगर कोई अदर असेसी मतलब तो बच गए एओपी बीओआई फर्म एलएलपी कंपनी, अगर वो रेसिडेंट है, इन दैट केस
उनको सारी की सारी इनकम टैक्सेबल, भले वो इंडियन हो या फॉरेन हो। बट अगर वो नॉन रेजिडेंट है, इन दैट केस उनको सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स लग जाएगा, बाकी इनकम पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? यस सर, परफेक्ट। आगे बढ़े, सब लिखेंगे चैट बॉक्स में। क्लियर है बेटा? ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल, यस, एनआरको। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये आपका पॉइंट हो गया इनकम के बारे में। अच्छा सर, ये एक पॉइंट है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब समझ हमको, मतलब कि वो इनकम जो इंडिया में आई है। सर ये इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है? मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट ये मान रहा है, भले वो आपकी इनकम नहीं है, बट हम उसको ये मान रहे कि वो इनकम आपको इंडिया में मिल गई है। तीन केस है, कौन से तीन केस? ओके, अगर आपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है 12% के ऊपर, अगर आपने 12% के ऊपर आरपीएफ ने कंट्रीब्यूशन किया है, इन दैट केस जितना भी एक्सेस है 12 के ऊपर, वो हम आपकी इनकम मान लेंगे। या फिर आपको उस पर इंटरेस्ट 9.5% के ऊपर मिला है, इन दैट केस हम उसको भी आपकी इनकम मान लेंगे। इनकम है नहीं फ्रेंड्स, हम मान रहे हैं, मान तो कुछ भी सकते हैं हम। यस और नो? यस सर। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर अदर एम्प्लॉय ने जो 80 सीसीडी पेंशन स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर कोई अदर एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर या तो सीजी या कोई और एम्प्लॉयर ने पेंशन स्कीम जो 80 सीसीडी में है उसमें अगर कंट्रीब्यूशन किया है, इन दैट केस हम उसको भी आपकी इनकम मान लेंगे। या फिर आपने अपना पैसा यूआरपीएफ से निकाल के डाल दिया आरपीएफ में। सो व्हाट इज यूआरपीएफ? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पहले आपका पैसा था यूआरपीएफ में, अब आपने वहां से निकाल के डाल दिया आपने आरपीएफ में, भले वो कॉन्ट्रीब्यूशन हो एम्प्लॉय का या भले वो इंटरेस्ट हो। तो तीन केस में हम आपकी इनकम ये मान लेंगे कि आपको वो इनकम इंडिया में मिली है। तो कौन से? पहला, अगर आपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है 12% के ऊपर, या फिर आपको 9.5% के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, बराबर। दूसरा, या फिर सीजी या फिर किसी अदर एम्प्लॉयर ने पेंशन स्कीम जो 80 सीसीडी में है उसमें पैसा डाला है, वो भी हम आपकी इनकम मान लेंगे। एंड थर्ड में, अगर आपने यूआरपीएफ से पैसा निकाल के डाला है अपने आरपीएफ में, हम वो भी आपकी इनकम मान लेंगे, भले वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो या फिर उसका इंटरेस्ट हो। इज दैट क्लियर बेटा? सब कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में, इज दैट क्लियर बेटा? बोल दो ना जरा चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके। अब हमने बात कर ली इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के बारे में। अब हम बात करेंगे इनकम अक्रू और डीम्ड टू बी अक्रू और अरेंज इन इंडिया के बारे में। यस और नो? यस सर। ओके, अब नजर सबकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, एक सेक्शन है, सेक्शन 9, जो जो बात करते हैं किसके बारे में? इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अरेंज इन इंडिया में। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट पे अपनी बात होगी। क्या सर? 3 पॉइंट पे, 3 पॉइंट हो गए अपने 9 में। एक तो आपकी बात होगी बिजनेस कनेक्शन के बारे में, दूसरी बात होगी आपकी इंटरेस्ट की, रॉयल्टी की या फिर एफटीएस की, एंड तीसरी बात होगी आपकी अदर पॉइंट्स की। ओपी सर, ओपी ओके। क्या बोला मैंने? सर आपने बोला कि सेक्शन 9 जो है वो बात करता है इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। सी, जब मैं व्हेन आई टेक द ब्रेक ना, बोलते बोलते आपको साथ में बोलना होता है, ठीक है। सेक्शन 9 बात करते हैं इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया में। यस, इसमें 3 पॉइंट पर बात होगी। पहला पॉइंट होगा अपना बिजनेस कनेक्शन के बारे में, दूसरा होगा अपना इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस, एंड तीसरा होगा अपना अदर पॉइंट्स। ओके, यस सर। अब पहले हम बात करेंगे आपके बिजनेस कनेक्शन के बारे में। अगर किसी नॉन रेसिडेंट को इनकम आ रही है थ्रू एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से, हम उसकी इनकम मान लेंगे कि वो उसकी इंडियन इनकम है। क्या बोला मैंने? अगर किसी भी एनआर को इनकम आ रही है थ्रू एनी बिजनेस
कनेक्शन इन इंडिया, इन दैट केस हम मान लेंगे कि वो आपकी वो एनआर की इनकम इंडियन इनकम है। सर अब सवाल उठता है, सर व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन? बिजनेस कनेक्शन क्या होता है? तो देखो बेटा, बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है कि एनआर ने अपने बिहाफ पे कोई पर्सन अपॉइंट किया है, एनआर ने अपने बिहाफ पे कोई पर्सन अपॉइंट किया है जो उसके बिहाफ पे इंडिया में गुड्स खरीदता है, गुड्स बेचता है, इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है एंड गुड्स का स्टॉक मेंटेन करता है। समझा? लिखो एक बार, इज दैट क्लियर बेटा? लिखेंगे चैट बॉक्स में। क्या मेरी बातें आपको समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किसी भी एनआर को कोई इनकम, ओके रिपीट, अगर किसी भी एनआर को कोई इनकम आ रही है कोई बिजनेस कनेक्शन से जो इंडिया में है, इन दैट केस हम उस इनकम को इंडियन इनकम मान लेंगे और एनआर को उस पर टैक्स लगा देंगे। ओके, अब सवाल उठता है, सर व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन? बेटा बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है कि एनआर ने कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट किया है जो उसके बिहाफ पे, जो एनआर के बिहाफ पे इंडिया में गुड्स खरीदता है, गुड्स बेचता है, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है, इंडिया में गुड का स्टॉक मेंटेन करता है। इज दैट क्लियर? एग्जांपल लू, मैं उदीप हूं, लेट्स से मैं आई एम एनआर, अब है अपना मुकुल, ठीक है, मुकुल है इंडिया में एजेंट, अब मैं रहता हूं कनाडा में, आई एम एनआर, मैं एनआर हूं, अब मेरे बिहाफ में मुकुल इंडिया में लोगों को गुड्स बेचता है, उनसे गुड्स खरीदता है, वो स्टॉक मेंटेन करता है, उसको पूरी अथॉरिटी है मेरे बिहाफ पे इंडिया में माल बेचने की, माल खरीदने की, बिजनेस करने की। इन दैट केस मुझे जो इनकम आ रही है इंडिया से मुकुल के जरिए, वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी बिकॉज वो बिजनेस कनेक्शन है। इज दैट क्लियर? समझा सबको? समझा के नहीं समझा? यस, मेरी इनकम बिजनेस कनेक्शन से है। रेशमा वाई, वाई लिखो कि यस लिख लो आप, आपने वाई लिखा है। ओके डन। अच्छा, अब सर व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन? मैंने आपको आसान भाषा में बता दिया, लेट्स सी द लैंग्वेज। मतलब कि बिजनेस कनेक्शन मींस हैबिचुअली, मतलब नॉर्मली उसके बिहाफ पे गुड्स करेगा, मतलब नॉर्मली मतलब फ्रीक्वेंटली बेसिस पे, ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस बेसिकली। हैबिचुअली मतलब फ्रीक्वेंटली बेसिकली, मतलब उसके बिहाफ पे वो गुड्स मेंटेन कर रहा है, स्टॉक मेंटेन कर रहा है। नॉर्मली 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 अगर कोई बिजनेस है इंडिया में, वो अगर स्टॉक मेंटेन करता है इंडिया में, कैसे मेंटेन करता है? फ्रीक्वेंटली ना। वही अगर अगर वो फ्रीक्वेंटली उसके बिहाफ पे गुड्स मेंटेन कर रहा है, तो स्टॉक मेंटेन करने गुड्स का उसको बोलते हैं हैबिचुअली सिक्योर्ड ऑर्डर्स बेसिकली। मतलब उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर सकता है। ओके लेट्स सी द टेक्निकल वर्ड्स। बीसी मींस पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, मतलब ऐसा पर्सन जो एनआर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है नहीं, उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। मस्ट हैव ऑथोरिटी, ऑथोरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनआर। दूसरा, हैबिचुअली मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स, बराबर, फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एनआर। एंड तीसरा, वेरी हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर। समझा? मतलब उसके पास ऑथोरिटी भी है, वो गुड्स को मेंटेन भी करता है, वो एनआर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है एंड कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी भी करता है। यस और नो? अरे यस और नो? इज दैट क्लियर बेटा? बढ़ू में आगे? ओके, अब एक चीज होती है सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये नया पॉइंट ऐड किया गया पिछले 2 साल में। क्या सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस? क्या बोलता है कि अगर किसी एनआर को इनकम आ रही है थ्रू सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस, अगर कोई एनआर को इनकम आ रही है थ्रू, नहीं बेटा लाइक नहीं हो रहा है, प्रॉपर है अभी, आज नेट प्रॉपर है। अगर कोई एनआर को कोई इनकम आ रही है, इस प्रॉपर ना बेटा? कैन अदर्स कंफर्म? लैग हो रहा है क्या? आई थिंक नहीं हो रहा लैग, तो प्रॉपर चल रहा है वो। नो सर ना? हाँ प्रॉपर है, प्रॉपर। ओके ओके ओके। अगर कोई एनआर को इनकम आ रही है थ्रू सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस, इन दैट केस हम ये मान लेंगे कि वो भी आपका बिजनेस
कनेक्शन है। मतलब कि अगर किसी एनआर का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस है, इन दैट केस उसको भी हम बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे एंड हम उस पर आपको टैक्स लगा देंगे। सवाल उठता है सर आपने बिजनेस कनेक्शन बता दिया, बट व्हाट इज सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस? नाम में ही मतलब है। क्या नाम में ही मतलब है? मतलब कि अगर आपके मेजरली ट्रांजेक्शन इंडिया से हो रहे हैं, अगर तेरे मेजरली ट्रांजेक्शन इंडिया से, ओके रिपीट, ओके सब ध्यान देंगे, नजरें सबकी स्क्रीन के ऊपर और मेरे ऊपर, अच्छा लग रहा हूं ना मैं? ठीक है, ठीक है। अगर किसी एनआर को इनकम आ रही है थ्रू सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस, अगर किसी एनआर को इनकम आ रही है थ्रू सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस, इन दैट केस उसको भी हम बिजनेस कनेक्शन मानते हैं। अब सवाल उठता है सर व्हाट इज सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस? सिंपल मतलब अगर किसी एनआर के मेजरली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इंडिया से, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। बट यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ लिमिट दी है कि अगर आपके ट्रांजेक्शन इतने अमाउंट के ऊपर है, इन दैट केस हम उसको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लेंगे एंड हम उसको आपका बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे। बात क्लियर है यहां तक? इज दैट क्लियर बेटा? ओके अब सर ये अमाउंट क्या है, कितने अमाउंट के ऊपर हम मानेंगे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस? देखो बेटा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड कंडीशन। अगर ट्रांजेक्शन गुड्स का है, सर्विस का है, प्रॉपर्टी का है विथ एनी पर्सन इंडिया, या फिर इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड डेटा या सॉफ्टवेयर इन इंडिया, मतलब गुड्स सर्विस प्रॉपर्टी कुछ भी हो, गुड्स सर्विस प्रॉपर्टी है बराबर, या फिर आपने कोई डेटा डाउनलोड किया है, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हो इंडिया में जिसका एग्रीगेट पेमेंट, 2 करोड़ के ऊपर है। कितना बेटा? ये काम आएगा आपको एमसीक्यू में। क्या कहेगा? एमसीक्यू। अगर उसका एग्रीगेट पेमेंट 2 करोड़ के ऊपर है, इन दैट केस हम वो ट्रांजेक्शन को सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लेंगे एंड हम उस पर आपको टैक्स लगा देंगे। देखा बेटा? इज दैट क्लियर? ओके अब ये तो बात होगी अमाउंट के बारे में। बट अगर आप कोई दे रहे हो सर्विस, क्या इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेज इन इंटरेक्शन विद यूजर्स इन इंडिया, आप इंडिया के यूजर से बात कर रहे हो, इन दैट केस हम उन चीजों को भी आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लेंगे। कब? जब आप एटलीस्ट 3 लाख यूजर से बात कर रहे हो या उनसे डील कर रहे हो। इज दैट क्लियर? सब बोलेंगे इज दैट क्लियर बेटा? यस ओके तो लेट्स समराइज। अगर कोई आपने ट्रांजैक्शन किया गुड्स सर्विस प्रॉपर्टी का इंडिया में, या फिर आपने कोई डेटा डाउनलोड किया, या फिर आपने कोई इंडिया में सॉफ्टवेयर दिया है, इन दैट केस अगर उसका पेमेंट 2 करोड़ के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर गया, 2 करोड़ के ऊपर गया, इन दैट केस हम उसको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लेंगे एंड हम उस पर आपको टैक्स लगा देंगे। yes. या फिर आप इंडिया में किसी यूजर से इंटरेक्ट कर रहे हो एंड वो यूजर्स की लिमिट एटलीस्ट 3 लाख के ऊपर है, इन दैट केस हम उसको भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लेंगे। बात क्लियर है? यस। अब कुछ चीजों में 3-4 पॉइंट ऐसे है जिसमें इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि हम उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। क्या? 3-4 पॉइंट ऐसे है जो इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। तो कौन से 3-4 पॉइंट आइए देखते हैं, नजरें सबकी स्क्रीन के ऊपर देखो। नॉट टू बी कंसिडर एज बिजनेस कनेक्शन। पहला पॉइंट क्या है? अगर कोई पर्सन ने इंडिया से गुड्स परचेज किया है एक्सपोर्ट करने के लिए, आपने परचेज किया इंडिया से फॉर डूइंग एक्सपोर्ट, इन दैट केस वो बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। दूसरा, आप इंडिया से खबरें कलेक्ट कर रहे हो या ट्रांसमिट कर रहे हो, मतलब आप इंडिया से न्यूज कलेक्ट कर रहे हो या फिर इंडिया के बाहर न्यूज भेज रहे हो, इन दैट केस वो भी बिजनेस कनेक्शन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अरे यस और नो? यस सर। या फिर आप भारत में आए हो कोई पिक्चर की शूटिंग करने के लिए, आप भारत में आए हो
कोई पिक्चर की शूटिंग करने के लिए, अरे यस और नो, यस और नो, यस सर, अगर आप भारत में आए हो कोई पिक्चर की शूटिंग करने के लिए, इन दैट केस वो भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। शर्त ये है कि कोई भी, अगर कोई फर्म है या कोई कंपनी है, इन दैट केस कोई भी पार्टनर या कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? लिखेंगे सब लोग? यस, ओके। 3 पॉइंट है। अगर आपने गुड्स, रिपीट, ओके रिपीट, अगर आपने गुड्स परचेज किए इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, इन दैट केस वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। या फिर आप इंडिया से न्यूज कलेक्ट कर रहे हो, इंडिया से न्यूज कलेक्ट करो, या फिर इंडिया के बाहर न्यूज भेज रहे हो, इन दैट केस वो भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। तीसरा, अगर आप इंडिया में आए हो फॉर शूटिंग पिक्चर, अगर आप इंडिया में पिक्चर शूट करने के लिए आए हो, इन दैट केस वो भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। अगर 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 आप फर्म, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, इन दैट केस कोई भी पार्टनर भारत का सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी है, इन दैट केस कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का नागरिक या सिटीजन नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़ू मैं? यस सर, ओके। क्या है? शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफी, बराबर। इन इंडिया, फर्म और कंपनी शुड नॉट हैव एनी पार्टनर और शेयर होल्डर हु इज रेसिडेंट और सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके। एंड लास्ट पॉइंट, अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है, अनअसॉर्टेड डायमंड जो होते हैं ना एसएजेड में, उसके एग्जीबिशन के लिए या उसके कटिंग के लिए, इन दैट केस वो भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। क्या है? फॉरेन कंपनी एंगेज इन माइनिंग ऑफ अनकट, माइनिंग ऑफ अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड इन एसईजेड, इन दैट केस वो भी आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। देखो, आपने गुड्स परचेस की इंडिया से फॉर डूइंग एक्सपोर्ट, बीसी नहीं है। अगर आपने इंडिया से न्यूज कलेक्ट की इंडिया के बाहर भेजने के लिए, बीसी नहीं है। आप इंडिया में आए शूटिंग, पिक्चर शूटिंग करने के लिए, वो भी इंडिया में नहीं है। अगर फर्म है, देन कोई भी पार्टनर इंडिया में रेसिडेंट ना हो या इंडिया का नागरिक ना हो। अगर कंपनी है, देन कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का रेसिडेंट ना हो या इंडिया का नागरिक ना हो। या फिर कोई फॉरेन कंपनी आई है माइनिंग ऑफ अनकट डायमंड या अनअसॉर्टेड डायमंड के लिए इन एसईजेड। इज दैट क्लियर? यहाँ पे अपना बिजनेस कनेक्शन पूरा हो गया। सबको समझा? अरे बोलो बेटा, बोलो। यस सर, ओके, ओके। अब हमने बात कर ली बीसी की, बात कर ली हमने 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 बीसी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। क्या? इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस क्या है? डीम, क्या लिखा है? डीम टू अक्रू इन इंडिया इन फॉलोइंग केसेस एंड टैक्सेबल टू एवरीवन। मतलब ये 3 केसेस में हम मान लें कि वो इनकम जो इंडिया में ही अक्रू हुई है, एंड हम उस पर टैक्स लगा देंगे सब पे। बात क्या हो रही है? इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। पहला पॉइंट है, अगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत की सरकार ने किसी नॉन रेसिडेंट को या तो इंटरेस्ट पे किया है या रॉयल्टी दी है या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दिया है, इन दैट केस वो हमेशा के लिए टैक्सेबल होगा। शर्त यही है कि वो भारत की सरकार ने दिया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हो, किसी आलतू फालतू ने नहीं। समझा? मतलब कि अगर किसी एनआर को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई रॉयल्टी मिल रही है, कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिल रहा है, वो भारत की सरकार ने दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, इन दैट केस वो हमेशा के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़ू मैं? ओके सर, आगे बढ़िए। क्या लिखा है? जीओआई टू एनआर, मतलब भारत की सरकार ने दिया इसको, एनआर को हमेशा टैक्सेबल इफ पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर। ओके। अब अगर किसी रेसिडेंट ने, किसी रेसिडेंट ने किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे किया है, अगर किसी रेसिडेंट ने किसी नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे किया है, इन दैट केस अगर 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 वो लोन, अगर वो लोन उसने किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया है,
भारत के बाहर अगर उसने वो लोन, अगर वो एनआर ने वो लोन यूज किया बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए भारत के बाहर, इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं होगा। सेम फॉर रॉयल्टी और एफटीएस, अगर वो रॉयल्टी और एफटीएस अगर आपने भारत के बाहर यूज किए फॉर डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन, इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर आपने सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए किया तो ही टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी इंडिया के बाहर। समझा फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर बेटा? ओके रिपीट। ओके देखो बेटा, अगर किसी नॉन रेसिडेंट को अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे किया है, इन दैट केस नॉर्मली वो टैक्सेबल होगा बेटा, नॉर्मली वो टैक्सेबल होगा। बट अगर वो लोन वो नॉन रेसिडेंट ने यूज किया है इंडिया के बाहर बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए, इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं होगा। सेम फॉर रॉयल्टी एंड एफटीएस, अगर वो रॉयल्टी और एफटीएस भी अगर उस एनआर ने भारत के बाहर यूज किया कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, इन दैट केस वो टैक्सेबल नहीं होगा। अरे इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, लोन आउटसाइड इंडिया, रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया। ओके, अब थर्ड केस, अगर किसी एनआर ने किसी दूसरे एनआर को, मतलब सर यहाँ पे दोनों ही पार्टी नॉन रेसिडेंट है, यस, अगर एक एनआर ने किसी दूसरे एनआर को इंटरेस्ट, रॉयल्टी या एफटीएस दिया है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या एफटीएस दिया है, सर एक एनआर दूसरे दे रहा है एनआर को, सर जनरली टैक्सेबल नहीं होगा ना। अगर एनआर किसी दूसरे एनआर को दे देन नॉर्मली नॉट टैक्सेबल, बराबर, यस। बट वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर उस एनआर ने वो लोन यूज किया है इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन करने के लिए, या फिर वो रॉयल्टी या एफटीएस यूज किया है इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन करने के लिए। परफेक्ट। अगर किसी आर ने किसी एनआर को दिया होता, बराबर, देन नॉर्मली टैक्सेबल। कब टैक्सेबल नहीं होगा? जब उस एनआर ने वो पैसा यूज किया इंडिया के बाहर फॉर डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन, यस, या फिर रॉयल्टी या एफटीएस इंडिया के बाहर फॉर डूइंग बीएनपी। बट यहाँ पे तो सर दोनों पार्टी एनआर है, इन दैट केस इंडिया में टैक्सेबल की बात तो आती नहीं है। बट इंडिया में तब टैक्सेबल हो जाएगा जब वो लोन उस एनआर ने इंडिया में यूज किया है बिजनेस करने के लिए, या फिर रॉयल्टी या एफटीएस यूज किया इंडिया में बिजनेस करने के लिए। बेटा जिस एनआर को इंटरेस्ट मिल रहा है, बेटा जिस एनआर को इंटरेस्ट मिल रहा है, अंडरस्टूड बेटा? ओके, तो देखो बेटा, एनआर टू एनआर, ओके, कब टैक्सेबल होगा? जब लोन जो है वो यूज किया बीएनपी के लिए इंडिया में, या फिर रॉयल्टी यूज किया बीएनपी के लिए इंडिया में। कब टैक्सेबल नहीं होगा? इफ लोन इज यूज्ड बाय एनआर फॉर अदर देन बीएनपी। क्लियर है बेटा? अपना बिजनेस कनेक्शन भी हो गया, अपना इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस भी हो गया। अब लास्ट कुछ बेसिक पॉइंट बाकी है अपने, बहुत सिंपल है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ओके, देखो बेटा, अभी ना आपको कुछ डाउट्स भी आ रहे, साथ में मैं डाउट्स भी थोड़ा बहुत ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है अपने को। अगर डाउट्स नहीं आते देन अब तक अपन ये चैप्टर कर लिया होता, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेसिकली। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट, ओपी। व्हाट इज ओपी? सर इज ओपी अदर पॉइंट्स। क्या पॉइंट है सर? पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई इनकम आ रही है, अगर किसी भी पर्सन को कोई इनकम आ रही है एंड वो इनकम आ रही है किसी प्रॉपर्टी से, किसी असेट से जो इंडिया में है, अगर किसी भी पर्सन को कोई इनकम आ रही है किसी प्रॉपर्टी, किसी असेट से जो इंडिया में है, इन दैट केस वो इनकम डीम्ड टू बी अक्रू और अराइव इन इंडिया मान ली जाएगी। अरे यस सर, नो? यस सर। देखो बेटा, क्या है? प्रॉपर्टी, असेट और सोर्स ऑफ इनकम इज इंडिया, बराबर। या तो प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, या फिर आपको कोई असेट से इनकम आ रही है, या फिर इनकम आपको वो सोर्स से जो इंडिया में है, इन दैट केस कॉमन सेंस की बात है, हम उसको आपकी इंडियन इनकम मान लेंगे। यस और नो? यस सर। या फिर आपने कोई असेट ट्रांसफर किया है इंडिया में जिसपे आपको लगा है कैपिटल गेन, क्या आपने कोई असेट ट्रांसफर किया है इंडिया में जिसपे आपको लगा है कैपिटल गेन,
इन दैट केस हम वो भी आपकी इनकम मान लेंगे इंडिया की इनकम है। या फिर सैलरी इनकम फॉर सर्विसेज, क्या rendered in India whether such income is before or after service and like gratuity pension profit in lieu salary, मतलब आपने आपने नौकरी की इंडिया में उसके लिए आपको सैलरी मिल रही है, इन दैट केस वो भी आपकी इनकम मान ली जाएगी। यस और नो? यस सर। या फिर आपको सैलरी मिली है किसी भारत की सरकार से जो इंडिया के बाहर सर्विस देने के, क्या सैलरी आपको मिली है भारत की सरकार से इंडिया के बाहर सर्विस देने के लिए। सर एग्जाम्पल होता है ना, फॉरेन के डिप्लोमेट होता है ना, इंडियन डिप्लोमेट जो काम करते हैं सिंगापुर मलेशिया में, उनको क्या सैलरी मिल रही है इंडिया के बाहर सर्विस देने के लिए, इन दैट केस वो भी हम आपकी इनकम डीम टू बी अक्रू और अरेंज इन इंडिया मान लेंगे, एक्सेप्ट उसमें सिर्फ परक्विजिट्स को हम नहीं मानेंगे इनकम। यस, इंडियन एम्बेसी, परफेक्ट, ओके। या फिर किसी इंडियन कंपनी ने कोई डिविडेंड पे किया है भारत के बाहर, इंडिया के बाहर कोई डिविडेंड पे किया है, वो भी हम इंडिया की इनकम मान लेंगे। या फिर किसी आर ने किसी एनआर को या किसी फॉरेन कंपनी को कोई गिफ्ट या कोई मनी दिया है, इन दैट केस हम उसको भी इनकम डीम टू बी अक्रू और अरेंज इन इंडिया मान लेंगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? पहला पॉइंट क्या है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई असेट है या कोई इनकम का सोर्स जो इंडिया में, कॉमन सेंस की बात है इंडियन इनकम मान लेंगे। या फिर आपने असेट ट्रांसफर किया जिस पर आपको लगा कैपिटल गेन, वो भी मान लेंगे इंडिया की इनकम है। या फिर आपको कोई सैलरी मिल रही है जो आपने इंडिया में सर्विस प्रोवाइड की थी उसके बदले, बराबर। या फिर आपको भारत की सरकार से सैलरी मिल रही है फॉर गिविंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, बराबर, बट उसमें आपको परक्विजिट अलाउंस नहीं लेना है। या फिर डिविडेंड पे किया आउटसाइड इंडिया, वो भी आपकी इनकम मान लेंगे इंडियन इनकम। या फिर किसी आर ने किसी एनआर किसी फॉरेन कंपनी को कोई गिफ्ट दिया या कोई मनी दिया, वो भी हम इंडियन इनकम मान लेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस यस। तो यहाँ पे हमारे 2 चैप्टर हो गए समाप्त। हमने स्टार्ट किया था 8:15 को, बराबर। आपके 2 चैप्टर हो गए कंप्लीट विद इन 1 आवर बेसिकली, एक्सक्लूडिंग डाउट को निकाल के 1 घंटे में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए बेसिकली। एंड दिस स्पीड यू रिक्वायर्ड इन योर 1.5 day बिफोर एग्जाम बेसिकली। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सच काइंड ऑफ लव, थैंक यू सो मच। हाँ यस, ओके। अब नॉर्मली नाउ वी हैव done with 2 chapters, let's come to index basically। if index पा दो बेटा, साथ में पढ़ते रहना तो आपको पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा बेसिकली। एंड साथ में आज पढ़ो तो आज के दिन में उनके सम ट्राई करना बेसिकली, और साथ में वो एमसीक्यू जो मैं आपको दे रहा हूं ना, एमसीक्यू ग्रुप में टेलीग्राम में, आप उसको भी ट्राई करते रहिए बेसिकली, तो वी गेट मोर क्लैरिटी। देखो बेटा, हमने कर लिया आपका क्या, सर सेक्शन 7 एक और बार बेटा, उसमें डाउट क्या गुंजन बेटा, उसमें डाउट क्या एक बार बोला ना, आप डाउट लिख देना, आई रिपीट द डाउट। क्या पता सबको डाउट हो सेम बेसिकली। ओके, let me give the chapter name, I'll repeat the section 1 again, okay, no don't worry about that, okay। आज हम करने वाले आपका बेसिक कंसेप्ट वो हमने कर लिया, फिर हम करेंगे आपका रेफरेंस वो भी हमने कर लिया, फिर हमको करना है आपका एग्जाम इनकम करना है, फिर हमको करना है आपका क्लबिंग वाला चैप्टर, फिर हमको करना है सेट ऑफ, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट और रिटर्न फाइलिंग। ये मेरा है टारगेट है, आपको आज के दिन मेरे को आपको 8 के 8 चैप्टर आपको रिवाइज कराना ही है, मेरी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको बैठना ही है, आपको चीजें याद क्लास में होनी ही चाहिए, अब की बार इंटर पार। ओके ओके, आई विल रिपीट द सेक्शन 7 अगेन, नो डोंट वरी अबाउट दैट। सेक्शन 7 है बेटा, ओके। देखो बेटा, अब हम नॉर्मली इनकम जो भी इंडिया में आती है वो तो होती है इंडियन इनकम, बट 3 केस ऐसे है जहां पे इनकम टैक्स एक्ट ये मान रहे हैं कि वो आपकी इनकम है, मतलब डीम टू बी इनकम। कौन से 3 केस? अगर आपने आरपीएफ ने कंट्रीब्यूशन किया है 12% के ऊपर, या जितना भी आपने एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया है वो हम आपकी इनकम मान लेंगे, या फिर आपको आरपीएफ पे इंटरेस्ट मिला है 9.5% के ऊपर, इन दैट केस वो भी हम आपकी इनकम मानेंगे, या फिर किसी सीजी ने